मेलाइटस। जब तक आप इस डॉक्टरी पेशे में रहेंगे ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आप आज पढ़ेंगे, आज से लेकर जब तक आप MBBS कर लेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तब तक ये कभी खत्म होने वाला नहीं है आपकी जिंदगी में। तो सही से समझिएगा और देखिए समस्या कहाँ है, वो समझने की कोशिश करिए। डायबिटीज मेलाइटस, जिसका लिटरल मतलब होता है स्वीट यूरिन, मीठा यूरिन। ओके, ये लैटिन वर्ड से या फिर लैटिन या फिर जो भी इंग्लिश वर्ड है, डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है मीठा यूरिन। यूरिन मीठा क्यों हुआ? इसका कारण होता है यूरिन फॉर्मेशन में। बहुत ध्यान सुनिएगा, यूरिन मीठा क्यों हुआ उसके लिए यूरिन फॉर्मेशन का जरा सा केवल आइडिया होना चाहिए आपको। आप जानते हैं यूरिन का फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर में होता है, इनका नाम है किडनी। पेन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी बुक में डायबिटीज मेलाइटस 3 लाइनों में लिखा है, उतना तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं, पर आपको इसको समझना है। होता यूं है कि जब भी किडनी के अंदर ब्लड आता है तो ब्लड जिस आर्टरी से आ रहा है उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल मतलब किडनी, रीनल आर्टरी। आर्टरी में ब्लड आया, रीनल आर्टरी। और याद रखना, यहां से ब्लड वापस भी जाता है और जिस वेन से जाता है इसका नाम है रीनल वेन। बहुत आसान टॉपिक है। एक कौन सी आर्टरी है बेटा? रीनल आर्टरी। और बेटा लेके कौन गया? रीनल वेन। तो ब्लड आया किससे और गया किससे? और कहां छोड़ा गया? किडनी में। और किडनी में हुआ इसका फिल्टरेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। बोलो क्या हुआ? यानी किडनी में बना यूरिन, और यूरिन जो बना है वो बाहर आया, और बाहर आया बाई पेल्विस। बोलो किससे आया? और पेल्विस ने यहां पर बनाए यूरेटर। फिर से बोलो, यूरेटर। और ऐसे 2 यूरेटर आए, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड, और दोनों यूरेटर पहुंचे ब्लैडर में। ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और आगे की कहानी आपको मालूम है, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से हो गया मैच्योरेशन। तो आप देखिए, ब्लड लेकर के आया क्या? रीनल आर्टरी लेकर के आई ब्लड, लेके कौन गया? और इस बीच में खेल हो गया। खेल कहाँ हुआ? किडनी में। किडनी में खेल कहाँ हुआ? वो ये जगह है, देख लो बहुत गौर से। इस जगह को हमने चौथी बार आज बनाया है। यस, इनका नाम बाउमेन कैप्सूल, इनका नाम PCT। PCT, ये लूप ऑफ हिल्ले, लूप ऑफ हिल्ले है। और ये क्या है? PCT। और ये कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट से जो निकलता है उसका नाम है यूरिन। इतनी सी कहानी है। तो बोलते हैं जो आर्टरी आ रही है वो यूरिन बनाती है यहाँ पर। तो सर आपने यहाँ क्यों नहीं दिखाया? ये स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा, मैंने इसको यहाँ बड़ा दिखाया। यानी जो ब्लड आया वो यहाँ पर आया, लाइक दिस, और यूरिन बन करके निकला लाइक दिस। तो होता क्या है, ये जो रीनल आर्टरी है, बोलो कौन? ये छोटी आर्टरी में टूटती है। और आज तुम्हें मालूम है, आर्टरी जब और छोटी आर्टरी में टूटती है, इट इज नोन एज आर्टीरियोल। बोलो, और आर्टीरियोल जो होते हैं ये आर्टरी के छोटे भैया। यानी आर्टरी टूटी तो क्या बनाया? आर्टीरियोल। और जो आर्टीरियोल ब्लड लेके आया एफरेंट। फिर से बोलो, तो जो किडनी की तरफ ब्लड लेकर के आता है उसका नाम एफरेंट आर्टीरियोल। और जो लेकर गया एफरेंट आर्टीरियोल लाया, और इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेकर गया। और इस दौरान यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क बना, नाम है ग्लोमेरुलस। फिर से बोलो, ग्लोमेरुलस। बहुत आसान है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट कैपिलरी नेटवर्क ऑफ आर्टरी। तो कौन सी आर्टरी घुसी? रीनल आर्टरी के भैया का नाम रीनल आर्टीरियोल। क्या बनाया? बाउमेन कैप्सूल। यस और नो? तो आर्टरी का छोटा भाई आर्टीरियोल, कहाँ गया? बाउमेन कैप्सूल। तो जो ब्लड आ रहा है वो आर्टरी से कहाँ गया? आर्टीरियोल। और आर्टीरियोल में ये वाला एफरेंट और ये वाला इफरेंट। याद रखना, ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है इसने इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन के चारों तरफ, नेफ्रॉन के चारों तरफ आर्टरी नेटवर्क ही बनाया। कौन सा नेटवर्क? आर्टरी। और ये
वासा रेक्टा। फिर से बोलो। तो बताओ इसमें क्या भरा है? हाँ, इसमें क्या भरा है? ब्लड भरा है। तो ये सब ब्लड ही है भाई, जो पीला वाला पोर्शन है ब्लड है। लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा। बताइए, यहां से क्या आया? ब्लड। और वापस क्या गया? ब्लड। और यहां भी क्या आया? ब्लड, जो हो गया फिल्टर। बोलो क्या हुआ? फिल्टर। और तो भाई ब्लड जब फिल्टर हुआ तो कहां पर आया? टिब्यूल में। कहा आया? तो बाउमैन कैप्सूल से फिल्टर होने वाला ब्लड आया टिब्यूल में, और टिब्यूल से पहुंचा पीसीटी। बोलो। पीसीटी से लूप ऑफ हेनले। बोलो क्या? लूप ऑफ हेनले से डीसीटी, और डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट, और बाहर निकला यूरिन। यानी ब्लड का ही एक हिस्सा किसमें कन्वर्ट होगा? यूरिन में। तो जो ब्लड में खराब चीजें हैं वो कहां चली जाती है? यूरिन। माइंडेड खराब चीजें, माइंडेड अच्छी चीजें की खराब चीजें? खराब चीज। लेकिन जब छनता है तो सब कुछ छन जाता है। याद रखना, ये भी रूल है। जिस समय पर फिल्टर हो रहा तो केवल खराब चीजें फिल्टर हो रही है, अच्छी भी फिल्टर हो रही, लेकिन यूरिन में क्या चलना चाहिए? खराब। तो भैया जो फिल्टर हो गया, सब अच्छी चीजें फिल्टर हो गई, तो यूरिन में अच्छी चीजें भी निकल जाएंगी। यस और नो? तो इस अच्छी चीजों का होता है रीएब्जॉर्प्शन। फिर से बोलो। तो जो छन गया है उससे अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहे हैं हम लोग, रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और किस में डाल रहे हैं? वासा रेक्टा। फिर से बोलो। तो बताओ, जो फिल्टर हुआ वो एक चीज की सारी चीज, लेकिन उनसे क्या किया गया? रीएब्जॉर्ब। सारी चीज की अच्छी चीज, खराब चीज छोड़ दी गई, और कहां निकल गई? यूरिन। पक्का? अब ये आर्टरी की कहानी समझ में नहीं आ रही है कि सर आर्टरी में ब्लड जो आया उसका कंटेंट क्या है। फिर से सुनो, ये कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। कहां घुसी? क्या निकाला? रीनल वेन। क्या कर आया? यूरिन फॉर्मेशन। कैसे किया? एफरेंट आर्टेरियोल एफरेंट। तो जो कुछ भी ब्लड में है क्या वही यूरिन बनाएगा? उसका अच्छा कि खराब? अच्छा। क्या छीन लिया जाएगा? अच्छा। ब्लड में पहुंचा दिया जाएगा? यस सर। इसका मतलब जो कुछ ब्लड में है पहले वो पता लगाए। आइए ब्लड में क्या है पता लगाए। और यहां पर आती है कल की स्टडी। अगर कल की स्टडी आपकी अच्छी है तो आज आप लोग डरने वाले नहीं हैं। याद रखना, हमारी आर्टरी में था ग्लूकोज। फिर से बोलो। और एक भैया थे ग्लूकागॉन। क्या नाम थे? और ग्लूकागॉन क्या करता है वो हम सबको मालूम है, याद है? बोलो, ग्लूकागॉन का काम क्या है? ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। हटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। और 3 तरीके से बढ़ाएगा, याद है? यस। नंबर 1 ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर से बोलो। और इसीलिए मैंने कहा था कि होमवर्क करके आना। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुमको जबरदस्ती परेशान करे। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो बताओ, ग्लूकोजेनेसिस से ग्लूकोज बना? कहां बना? ब्लड में। बना कहीं भी हो, कहां छोड़ा गया? ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। दूसरा काम इनको करना आता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजीनोलिसिस। फिर से बोलो। तो बताओ, लिसिस मतलब टूटना। किसका? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का टूटना। ये कहां हुआ? लिवर में। फिर से बोलो। तो लिवर में ग्लाइकोजन टूटा, और ग्लाइकोजन से क्या बना? ग्लूकोज। और कहां छोड़ा गया? ब्लड में। ग्लूकोज घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। पहला स्टेप ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा ग्लाइकोजीनोलिसिस। दोनों ने ग्लूकोज घटाया कि बढ़ाया? बढ़ाया। और जो ग्लूकोज बढ़ा है वो कह रहा मुझे सेल में जाने दो, मुझे सेल में जाने दो, मैं इतना सारा पैदा हुआ, मुझे सेल में जाने दो। ग्लूकागॉन ने कहा नहीं, हम सेलुलर अपटेक बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? तो बताओ, सेलुलर अपटेक, सेल में अपटेक बढ़ा कि घट गया? घट गया। और ये किसने किया? ग्लूकागॉन। इसका मतलब हर हाल में ग्लूकोज कहां पर छोड़ दिया गया? ब्लड में। बहुत आसान। कहां छोड़ा गया? तो ब्लड में ग्लूकोज घटा कि बढ़ गया? 3 तरीके हैं बढ़ाने के। एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजीनोलिसिस। ग्लूकोज घटा कि बढ़ा? और ये जो
ग्लूकोज बढ़ा है, इसको सेल में जाने दिया, नहीं जाने दिया, और नहीं जाने दिया तो ग्लूकोज यहां पर बढ़ने लगा। तभी कूदे मैदान में इंसुलिन। इंसुलिन ने कहा कि हम भी हैं मैदान में। तो हमने पूछा, इंसुलिन तुम क्या कर सकते हो? बोले, हर वो काम जो ग्लूकागॉन करता है मैं उसका उल्टा कर सकता हूं। उल्टा करूंगा तो बताओ मैं ग्लूकोज को ब्लड से कहां भेजूंगा? सेल। तो सेलुलर अपटेक बढ़ा के घट गया, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ चैनल है GLUT4, नाम सुना है? तो GLUT4 चैनल किसने खोले? इंसुलिन ने। तो इंसुलिन ब्लड में रुका कि कहां जाने लगा? सेल में जाने लगा। और बोले कि सर मैं करूंगा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। किसका नाम है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण। कहां पर? लीवर में। प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। फिर से बोलो, ग्लाइकोजन टूटना कि बनना? बनना। तो ग्लूकोज मूव कहां कराया गया? लीवर में। और लीवर में मूव करा दिया गया तो बताओ ग्लाइकोजेनेसिस होने लगी। ग्लूकोज बढ़ने लगा कि कम होने लगा? तो देखो मैंने व्हाइट से ग्लूकागॉन बनाया, ब्लू से बना रहा हूं इंसुलिन। बताओ ग्लूकोज घटा कि बढ़ गया? इसके अलावा इन्होंने ग्लूकोज को एडिपोसाइड में भेजा। किसमें? एडिपोसाइड। और एडिपोसाइड में बनाया फैट। तो बताओ ग्लूकोज से क्या बना? फैट। तो फैट कहां बना? एडिपोसाइड। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज बढ़ा कि घटा? घटा। तो कौन बढ़ाया, कौन घटाया? पक्का। और इसका एक एवरेज आया। क्या आया? एवरेज। एन एवरेज आया 110 से 120 मिलीग्राम, नॉट द ग्राम, मिलीग्राम पर 100 ml। फिर से बोलो, पर 100, यानी 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml। ये आई शुगर। शुगर ये नॉर्मल शुगर कंटेंट है। कैसी? नॉर्मल। अभी डायबिटीज चालू नहीं हुआ, अभी तो नॉर्मल चीज है। अब क्या होता है? अब सर होता यूं है कि इंसुलिन कम हो गई। क्या कम हो गई? इंसुलिन। इंसुलिन का फॉर्मेशन कम हो गया। और इंसुलिन अगर कम हो गई तो किसमें दिक्कत है? बीटा सेल। फिर से बोलो, या फिर इंसुलिन के रिसेप्टर में। किसमें? इंसुलिन के रिसेप्टर, दैट इज नोन एज GLUT4। तो इंसुलिन बढ़ी की कम हो गई? अब मेरी मदद करो। इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम हो गई तो सेलुलर अपटेक, एडिपोसाइड में जाना कम हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस कम हो गई। लेकिन कौन कम नहीं हुआ? ग्लूकागॉन। मान लीजिए 10 यूनिट ग्लूकागॉन थे और 10 यूनिट इंसुलिन थे, तो क्या बनाता है? इक्विलिब्रियम। ये 10 ही रहे और ये पहुंच गए 4। तो बताओ अब कौन ज्यादा हुआ? तो ग्लूकागॉन बढ़ा कि उतना ही रहा? ग्लूकागॉन बढ़ा नहीं, इंसुलिन कम हो गया। और इंसुलिन के रेस्पेक्ट में ग्लूकागॉन की एक्टिविटी बढ़ गई। अगर बढ़ गई तो बताओ किसका काम बढ़ गया? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन का काम बढ़ गया तो बताओ ग्लाइकोजीनोलिसिस बढ़ गए। सॉरी, ग्लाइकोजीनोलिसिस बढ़ गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गई, ग्लाइकोजेनेसिस कम हो गई, लाइपोजेनेसिस कम हो गई, सेलुलर अपटेक कम हो गया। असर क्या पड़ा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा के घट गया। और जब ये बढ़कर पहुंच गया 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा, याद रखना, जब ये पहुंच गया 180 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा, तब ये बेटा इस आर्टरी में पहुंचा। ये देखो, ये आर्टरी में पहुंचा। कौन सी आर्टरी? कहां पर पहुंचा? किडनी में। किडनी में फिल्टर हो गया। तो बताओ किडनी में फिल्टर हुआ कम कि ज्यादा? ज्यादा। और ज्यादा फिल्टर हुआ, इसका मतलब 180 मिलीग्राम पर ml से ज्यादा था, तो फिल्टर हो गया। और फिल्टर होने के बाद इसका रीअब्जॉर्ब ज्यादा हुआ कि कम? कम। फिर बोलो, क्योंकि कम रीअब्जॉर्प्शन के लिए कारण है GLUT4। बोलो क्या? GLUT4। और GLUT4 अगेन इंसुलिन की प्रेजेंस में कम होते हैं। तो आपको मालूम है बेटा, यह ग्लूकोज जो था ये ब्लड में आया कि यूरिन में चला गया? यूरिन। अगर यूरिन में ग्लूकोज चला गया तो बताओ यूरिन मीठी हो गई? यस सर।
इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। नहीं आया सर आपने चख के देखी? नहीं, चख के नहीं देखी, लेकिन हमें मालूम है ग्लूकोज कैसा स्वाद में होता है, मीठा। अगर मीठा होता है तो जब ये बेटा यूरिन में आएगा तो बताओ डायबिटीज मेलाइटस। अब कोई इतनी बड़ी कहानी से मुझे बताए कि डायबिटीज मेलाइटस का मेन कारण क्या है? इंसुलिन का कम होगा। जब इंसुलिन कम होगी तो ब्लड में क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। फिर से बोलो। तो पहला सिम्टम है हाइपरग्लाइसीमिया और दूसरा सिम्टम है ग्लाइकोसूरिया। बोलो क्या? ग्लाइकोसूरिया। याद आया? मैंने यूरिया का मतलब क्या? जब रिया होगा रिलेटेड विद यूरिन और मिया होगा तो ब्लड। तो बताओ एक ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा तो यूरिन में ग्लूकोज पास हुआ एंड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। फिर से बोलो। तो बताओ ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज कहां से निकला? यूरिन से। और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, सुनो, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ब्लड में बनने लगी कीटोन बॉडी। बोलो क्या? तो बताओ कीटोन बॉडी टॉक्सिक होती है? यस। और इस कीटोन बॉडी बनने की वजह से आपको तरह तरह की बीमारी होने लगी। तो बताओ डायबिटीज अकेली बीमारी है जो आपके हर ऑर्गन सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। क्या बोला? आपकी नर्व को, आपकी आंख को, आपके पेट को, आपके पैर को, हर अंग को बर्बाद कर सकती है क्योंकि ब्लड हर जगह जाता है। और जिस दिन तुम एमबीबीएस के 3rd ईयर और 4th ईयर में होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि डायबिटीज कितनी बड़ी बीमारी है और हर दूसरे घर में आज ये बीमारी है। कई लोग बोलेंगे सर लिखाया तो बहुत अच्छा लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आया? अच्छा, अब देखो लिखते कैसे। देखो लिखते कैसे। ग्लूकागॉन की सेहत पे कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बताओ इंसुलिन की सेहत पे। इंसुलिन की सेहत क्या हो गई? कम। अगर इंसुलिन कम होगी तो क्या क्या कम हुआ? किसमें इंसुलिन शुरू से जरूरी है? टाइप 1। इसीलिए फुल फॉर्म इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। किसमें शुरुआत में इंसुलिन की जरूरत नहीं है? टाइप 2। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हटा दे? नहीं, इतना अगर मैं कल पढ़ाता पिछली क्लास में तो आप इतना धैर्य नहीं रख पाते। इस वजह से मैंने ये डायबिटीज का कहा था कि भाई आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो लगे गया। अब डायबिटीज मुझे कोई भी ये कहे कि नहीं आई तो बेवकूफ़ी है। क्या आप डायबिटीज डिफाइन कर पाओगे? किसकी कमी? क्या मैंने कहा ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया? ना, ग्लूकागॉन जितना था उतना ही। कौन कम हो गया? इंसुलिन। और इंसुलिन कम होने की वजह से इफेक्ट किसका ज्यादा हो गया? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिक है हाइपर। और अगर वो हाइपरग्लाइसीमिक है तो वो ग्लूकोज घटाया कि बढ़ाया? और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल था 110 से 120 ग्राम पर 100 मिलीग्राम पर 100 ml और उतना ही रहा। बढ़ने लगा। और
और बढ़ते बढ़ते कितना गया 180। अगर इससे ऊपर गया तो ये अब ब्लड में रुकेगा, कहाँ निकल जाएगा, यूरिन में, और यूरिन बचेगी मीठी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मीठी, एंड दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। तो बताओ दो पक्की सिम्टम, एक हाइपरग्लाइसीमिया, फिर से बोलो, और दूसरा ग्लाइकोसूरिया। पहला हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा ग्लाइकोसूरिया। यस और नो? तो यूरिन में ग्लूकोज आना ग्लाइकोसूरिया, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। और इनके 4 सिम्टम है, प्यास, यूरिन, मिक्सचुरेशन बनेगा, कीटोन बॉडी बनेगी, और होगा कीटो एसिडोसिस। फिर से बोलो, कीटोन बॉडी ज्यादा बनने की वजह से आपको होगा कीटो एसिडोसिस। और 4 लाइनें लिखी हैं आपकी बुक में, प्लीज उन्हें अंडरलाइन कर लें अगर कुछ भी ना समझ में आए। ज्यादा पढ़ाने के बाद सबसे ज्यादा डर किस बात का है जानते हो, कि इंसुलिन तो समझ, ये जो इसमें लिखा है वो समझ में आया कि नहीं। 4 लाइनें हैं, पेज नंबर 338। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत दिनों से हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपको एक बीमारी हो जाएगी नोन एज डायबिटीज मेलाइटस, which is associated with loss of glucose through urine and formation of harmful compound known as ketone. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. 4 लाइनों को चक्कर में मुझे इतना पढ़ाना पड़ा ये समझाने के लिए कि ग्लूकोज यूरिन में कैसे पास होगा, और अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा तो क्या करेगा कि हाइपरग्लाइसीमिया होगी, और हाइपरग्लाइसीमिया से बनेंगे फैट। बोलो क्या, फैट से बनेंगे कीटोन बॉडी। फिर से बोलो, कीटोन बॉडी। तो कीटोन बॉडी घटेंगे कि बढ़ जाए, बढ़ जाए। अब हटा, हाँ दोनों टाइप के कैसे हो सकता है? शुरुआत तो एक ही बार हो सकती है। इट इज ऑनसेट। मुझे तो लगता है तुम्हारी बायोलॉजी खराब नहीं है, तुम्हारी अंग्रेजी खराब है। शुरुआत तो एक बार हो गई, अगर बचपन में शुरुआत हो गई तो अब बुढ़ापे में कैसे होगी? एक बचपन से ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसी डायबिटीज मेलाइटस को ही हम लोग टाइप 1 मानेंगे। फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि अब दोबारा हुई? हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि डायबिटीज में जो शुगर बढ़ी है अब टाइप 2 से हुई? जैसे एक सेंटेंस होता है, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, सुनने में अच्छा लगता है पर इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। एक बुढ़िया अपने बचपन में मर गई, ये जवाब कुछ ऐसे होते हैं। अब इनका मैं क्या करूं? सेंटेंस तो ठीक है पर मीनिंग है। सर एक बुढ़िया अपने बचपन में कैसे मर सकती है? अगर बचपन में मर गई तो बूढ़ी कैसे हुई, और बूढ़ी हो गई तो बचपन में कैसे मर सकती है? बैठो, बड़ा दिमाग लगा क्वेश्चन किया, फुस। बताओ डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार के? तो नंबर 1 टाइप 1, दूसरा टाइप 2। टाइप 1 याद रहेगा? टाइप 1 बच्चों को होगा, बच्चों को शुरू होगा, और बच्चों को शुरू हो गया तो बुढ़ापे तक चलता रहेगा। यस, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो अगर आई जाएगी नहीं। इसीलिए कहते हैं लाइफ स्टाइल सही रखो। लाइफ स्टाइल में जब भी, दीज आर नोन एज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, दीज आर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अगर आपने लाइफ स्टाइल सही नहीं रखी, याद रखना, लाइफ स्टाइल का मतलब होता है खान पान। बोला सर इसीलिए मैं स्टाइल से रहता हूं। खान पान। भैया देखो, बारात में आप गए, आपको मालूम है आज शाम को दावत है, सरताज के ननिहाल में एक शादी थी और बोला गया कि परसों दावत है। सरताज ने आज से भूखा रहना चालू कर दिया। बोले क्यों सर? बोले सर परसों खाना है, आज से उपवास है। और जैसे ही बेटा शादी में गए, इनसे पूछा गया आप लोगों से मिल लो, बाद में। अगर एक तरफ से स्टॉल में 25 चीजें लगी हैं तो एक एक टेस्ट करेंगे, भैया एक गोलगप्पा दो, एक टिकिया दो, एक हलवा दो, एक रसगुल्ला दो और एक ये भी दो। अरे ये इसलिए लगाया जाता है बंधुओं कि किसी को हलवा पसंद है तो हलवा खा ले, और किसी को रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला खा ले। लेकिन लोग कहते हैं नहीं,
4 सब्जियां इसलिए बनाई गई हैं कि किसी को पनीर पसंद है तो पनीर रोटी खा ले, और किसी को छोला पसंद है तो छोला रोटी खा ले, लेकिन वो क्या करेगा? पनीर, छोला, रायता। भैया खाना मुफ्त का है, पेट तो अपना है, और 4-5 बार खाया और फिर जो जो हुआ। सर नहीं, सरदार ने बोला सर मैं तो सब हजम कर लेता, मेरा तो रिकॉर्ड है सर एक बार में 35 पूड़ियां खाने का। हमारे नवोदय में चलता था, नवोदय के कुछ ना कुछ तो होंगे, फिर पूछूंगा, लोग बोले बड़ा पूछते। हमारे नवोदय में मेस में जिस दिन पूड़ियां बनती थी उस दिन सेंचुरी रिकॉर्ड होता था, ये हम लोगों ने किया था। एक पूड़ी मतलब 10 रन, एक पूड़ी मतलब 10 रन बनाए हमने। तो हम लोग पूछे थे जिस दिन पूड़ियां बनी कितना रन बना के आ रहा है? बोले 250। आप इशारों बोल रहे। एक आदमी बोला भैया ट्रिपल सेंचुरी। कितनी पूड़ी? एक हमारे यहाँ दोस्त था मेरा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कभी गिन के पूड़ियां लेता ही नहीं था। अब मेस की शुरुआत चालू हुई, क्योंकि मेस में बैठ के खाना होता था, वो सबसे पहला बंदा होता था, और जुगाली चल रही, और मेस से निकलने वाला वो आखिरी बंदा होता था। इसके बाद भी वो 4 पूड़ियां पेपर में, 4-5 पूड़ियां पेपर में लेकर के मान के आता था, तकिया के नीचे रखता था, और फिर कहता था सुनील आज रात में पढ़ना है, भाई 2 बजे रात में जगा देना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि आते ही 7 बजे सो जाते और कहते हैं आज रात को 2 बजे उठूंगा, सुबह 9 बजे तक पढ़ूंगा। वो ऐसा ही प्राणी था। फिर उसको रात को 2 बजे मैं उठाता था, अभिजीत उठो, तुमने कहा था उठा देना है। अब वो उठता था, ब्रश करता था, बैठता था, वो पूड़ियां निकालता था, बुकनू निकालता था, खा लेता था, फिर थोड़ा इधर देखता था, थोड़ा उधर देखता था, और कहता था सुनील कसम खा रहा हूं कल से पढ़ूंगा। वो कल कभी। और यहां पर हॉस्टल में भी ऐसे लोग हैं नहीं है? प्रतीक है। हाँ। बेटा जीने के लिए खाओ, खाने के लिए। अब आओ, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछूंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज गोनेट्स। Gonads, they behave endocrine glands. ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह बिहेव करते हैं। याद रखना 2 तरीके के गोनेड्स हैं, मेल और फीमेल में अलग। मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरे से नहीं पढ़ा, और वो लोगों ने बहुत देर से एडमिशन लिया। आज आपको इसका एक शॉर्ट फास्ट रिवीजन मिल सकता है 10 मिनट के अंदर, अगर आप सही ढंग से पढ़े। बताओ, गोनेड्स में 2 लोग, एक कौन? टेस्टिस, दूसरा ओवरी। तो दोनों के दोनों लोग एक्ट कर सकते हैं लाइका टेस्टिस। याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्क्रोटल सैक में पड़ा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेम्परेचर मिनट के अंदर, अगर आप सही ढंग से पढ़े। बताओ, गोनेड्स में 2 लोग, एक कौन? टेस्टिस, दूसरा ओवरी। तो दोनों के दोनों लोग एक्ट कर सकते हैं लाइका टेस्टिस। याद रखना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्क्रोटल सैक में पड़ा है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम। पक्का? जब आप टेस्टिस को देखोगे तो इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दीज आर नोन एज ट्यूनिका वेजिनैलिस, और इसकी अपनी लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका, याद है? और इसके अपने टेस्टिस के अंदर, चुप रहो, टेस्टिस के अंदर चित्रांश खड़े हो, कितने कंपार्टमेंट है? दे हैव द 250 कंपार्टमेंट। क्या 250 यहाँ पर चैम्बर है? दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब। बोलो,
बैठ जाओ। दे आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। मेरे को जल्दी जल्दी से बताते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर लगभग कितना? 250। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, दे आर नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक बड़ा डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। पीला है, पीले से बना रहा हूं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। Tube like structure is known as seminiferous tubule, and when we cut this seminiferous tubule, it will look like गोल like this। ये लुकेगा, ये दिखाई पड़ेगा, ये कट सेक्शन में दिखेगा, और कट सेक्शन में ये दिखेगा सेल दिखेगा कि ट्यूब्यूल। तो बहुत सारे ट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं, 1 से 3, और इन ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल। फिर से बोलो, इंटरस्टिशियल सेल। फिर से बोलो, और ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अपनी बाउंड्रीज हैं जो कि जर्म लेयर। फिर से बोलो, सर्टोली सेल। फिर से बोलो, जर्म लेयर, सर्टोली सेल, जर्म लेयर, सर्टोली सेल। तो बताओ ये बड़ी वाली सेल का नाम? चलो बेटा शाबाश, दे आर नोन एज सर्टोली सेल। और इन लेयर का नाम? क्या ये जर्म सेल है? अच्छा बताओ, यहाँ पर भी कुछ सेल है, नाम है इंटरस्टिशियल सेल। बताओ, अब वापस आओ, क्या ये टेस्टिस है? टेस्टिस में कंपार्टमेंट है, कितने? 250 ट्यूब्यूल है, नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जगह है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, बीच की जगह है, नाम है इंटरस्टिशियम। कट किया तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गोल गोल दिखेगा, जिसकी अपनी बाउंड्री का नाम जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल और सर्टोली। ये टेस्टिस बचपन से हैं, जब से पैदा हुए हो, लेकिन एक्ट नहीं कर रहे। क्यों एक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का मन नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड प्यूबर्टी में, कब बेटा? प्यूबर्टी आते आते इस पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पिट्यूटरी ने, नाम बताओ, एक हार्मोन निकलता है LH। फिर से बोलो, और एक निकलता है FSH। फिर से बोलो, तो एक कौन? LH, दूसरा FSH। एवरीवन, इस हार्मोन का नाम नाउअडेज बदल दिया गया, मेल के लिए, फीमेल के लिए, किसके लिए? एंड दिस इज नोन एज ICSH। फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं लिख दे रहा हूं पहले, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है जो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करेगा। यानी LH नाम का जो हार्मोन है, उसको मेल में LH बोल रहे हैं आजकल की ICSH। तो अगर ऑप्शन में ये हो कि कौन सा हार्मोन टेस्टिस के लिए उपयोग होता है, LH, ICSH, बोथ, नन, बोथ लगा देना। अगर लिखा हो कौन सा हार्मोन बेटा यूज हो रहा है, LH, FSH, सॉरी LH नहीं दिया गया, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, नन, और एक दिया ICSH। बोलो क्या? ICSH। तो विच वन इज बेटर? ICSH। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICSH? इंटरस्टिशियल सेल। I फॉर C फॉर सेल, इसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, इट इज नोन एज ICSH। फिर से बोलो, और इससे निकला हार्मोन नाम है टेस्टोस्टेरोन। फिर से बोलो, और टेस्टोस्टेरोन इज एंड्रोजेनिक हार्मोन। एंड्रो का मतलब होता है मेल, एंड्रोसियम याद है? तो ए मेल स्पेसिफिक हार्मोन, इट इज अ मेल स्पेसिफिक हार्मोन। इतना बता पाओगे? क्योंकि ये जगह मुझे खाली चाहिए। बता पाओगे? चलो बताओ, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? टेस्टिस के अपने कितने लोब्यूल? 250 है। अंदर पहुंचे कंपार्टमेंट है, कितने कंपार्टमेंट? 250। उनके अंदर ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल का नाम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
क्या ये ट्यूब लाइक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की अपनी कौन सी सेल है? जर्म सेल और सर्टोली सेल। क्या ट्यूब्यूल के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल है? इंटरस्टिशियल सेल में बेटा एक्ट कर रहा है कौन सा हार्मोन? LH। फिर से बोलो। और LH जब काम कर रहा है तो LH का दूसरा नाम ICSH। व्हाट इज ICSH? इंटरस्टिशियल। तो बताओ कितने हार्मोन? एक FSH और एक LH, इसी का नाम ICSH। ये किस पे एक्ट किया? These are the interstitial cell, also known as leading cell। फिर से बोलो, leading cell। और leading cell पे काम करने के बाद एक हार्मोन निकला, बोलो टेस्टोस्टेरोन। अब आप बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? मैं रटवाने पे विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं फंक्शन आपको दिखा रहा हूं। दिखाने के बाद आप बताइएगा फंक्शन क्या है। बताइए, सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक जगह मिलते हैं। टेस्टिस का नाम रेटी टेस्टिस। फिर से बोलो, रेटी टेस्टिस। आगे बढ़ता है वासा इफ्रेंसिया। फिर से बोलो, थैंक यू वेरी मच। वासा इफ्रेंसिया, पक्का? वासा इफ्रेंसिया जाकर के एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो, और एपिडिडाइमिस का वासा डिफरेंस। ये कौन है? ये एपिडिडाइमिस। फिर से बोलो, एपिडिडाइमिस। और ये वाला वासा डिफरेंस। फिर से बोलो, वासा डिफरेंस। और वासा डिफरेंस बेटा गई आपके एब्डोमेन में गई, तो दोनों तरफ की वासा डिफरेंसिया आई। एक तरफ की, दोनों और दोनों तरफ की वासा डिफरेंसिया जब जुड़ी तो यहाँ था सेमाइनल वेसाइकल। फिर से बोलो, इट इज सेमाइनल वेसाइकल। और सेमाइनल वेसाइकल के साथ मिलकर इन्होंने कॉमन ओपनिंग बनाई, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से बोलो, और इजैकुलेटरी डक्ट से बना यूरेथ्रा। फिर से बोलो, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पहले बॉर्डर में, शुरुआती बॉर्डर में है प्रोस्टेट। फिर से बोलो, बाद में है बेटा पेनिस। बोलो, क्या है? पेनिस। और यूरेथ्रा बाहर ओपन हुआ। यस और नो? यस। सर आपने इतना सब क्यों पढ़ाया? क्योंकि बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन इन सारे ऑर्गन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज ऑर्गन। तो आप एनसीईआरटी में चाहो तो अंडरलाइन कर लो, चाहो तो मेरे साथ सीखो। बोलो, किसका किसका डेवलपमेंट? बोलो, एपिडेमिडाइमिस। फिर से बोलो, का डेवलपमेंट कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। और बोलो, वासा डिफरेंसिया। और बोलो, सेमाइनल वेसाइकल। और बोलो, इजैकुलेटरी डक्ट। और बोलो, प्रोस्टेट। फिर से बोलो, और बोलो, यूरेथ्रा। और बोलो, यूरेथ्रा। तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो कि टेस्टोस्टेरोन किस किस ऑर्गन के फंक्शन में हेल्प करता है। रट्टा मारेंगे? मारेंगे? नहीं मारेंगे। बताओ कौन कौन से हार्मोन? मजा नहीं आया। बोलो, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। नहीं आया? आया? इन सारे ऑर्गन के डेवलपमेंट में ये हेल्प करने वाला है कौन? टेस्टोस्टेरोन। इट इज वन फंक्शन ओनली। ऐसे बहुत सारे फंक्शन इसको करने, अभी नहीं आया। आया? दूसरा याद रखना, यही टेस्टोस्टेरोन, द सेम टेस्टोस्टेरोन along with FSH। बोलो किसके साथ? FSH। कहां से निकला है? मजा नहीं आया। कहां से निकला है? लेडिंग सेल्स। कौन निकला है? कहां से निकला है? पिट्यूटरी से। याद है? टेस्टोस्टेरोन और FSH मिलकर, टेस्टोस्टेरोन और FSH मिलकर, याद रखना, ये दोनों गए हैं बेटा इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से बोलो, और क्या बनाना चालू किया? स्पर्म। तो बताओ, स्पर्म का काउंट, बोलो क्या? स्पर्म का काउंट कौन बढ़ाता है? टेस्टोस्टेरोन। फिर से बोलो, टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बेटर कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर से बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस। मुझे मालूम है इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, मैं लिखता रहूंगा कि आप लोग इसे संभाल नहीं पाए, इसलिए जो जो मैं पूछूं उसको चार्ट में तब्दील करो, और चार्ट में तब्दील करके रट्टा मार के घोट लेना है। रट्टा मारोगे नहीं बेटा, याद करो चार्ट में आपको क्या क्या लिखना है, अपने मन से लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं। बताओ कौन कौन से ऑर्गन का डेवलपमेंट, क्या आपको मालूम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बताओ कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? अब मैं लिख रहा हूं, बोलो कौन? एपिडिडाइमिस, चाहे कितना भी, एपिडिडाइमिस। दूसरा वासा डिफरेंस, और भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, सेमाइनल वेसिकल, और बोलो प्रोस्टेट ग्लैंड, यस और नो? प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा यूरेथ्रा। इन सब का डेवलपमेंट कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन, पहला काम। दूसरा काम है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म काउंट बढ़ाना, और इसलिए बढ़ जाएगी फर्टिलिटी। बोलो क्या? फर्टिलिटी का क्राइटेरिया है स्पर्म काउंट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म काउंट और स्पर्म मॉर्फोलॉजी। सौरभ खड़े हो। कितना % स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ठीक होनी चाहिए, मोटिलिटी ठीक होनी चाहिए? 60% मॉर्फोलॉजी, और विगरस मोटालिटी 40। काउंट स्पर्म काउंट 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, 100 से 150 मिलियन पर 100 ml पर ml, यस और नो? और एक बार इजैकुलेशन में एवरेज 2 ml, दैट वाई 200 से 300 पर इजैकुलेशन। कितने के बाद हो जाएगी इनफर्टिलिटी? 20 मिलियन से कम। किसी ने नहीं सुना ना? स्पर्म काउंट का फर्टिलिटी से लेना देना है। बैठ जाओ। और कई बार लोग फर्टिलिटी और लिबिडो एक ही बात समझते हैं। फर्टिलिटी और लिबिडो दोनों अलग बातें हैं, एंड प्लीज इन दोनों का मतलब समझिए। यही टेस्टोस्टेरॉन, द सेम टेस्टोस्टेरॉन आपके ब्रेन में पहुंचता है, सीएनएस में, और सीएनएस में पहुंचने के बाद अर्ज पैदा करता है फॉर द मेटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स। द डेवलपमेंट ऑफ दिस अर्ज इज नोन एज लिबिडो। बोलो क्या? लिबिडो। लिबिडो पैदा होना सीएनएस का रोल है, और फर्टिलिटी ज्यादा होना स्पर्म काउंट का रोल है। तो जिनका लिबिडो अच्छा हो, जरूरी नहीं कि वो फर्टाइल भी हो। लिबिडो ज्यादा लेकिन स्पर्म काउंट खराब या स्पर्म मोटिलिटी खराब, तो बताओ लिबिडो ज्यादा होने के बावजूद भी इनफर्टाइल हो सकता है, यस और नो? तो ज्यादातर समय में इनफर्टिलिटी और लिबिडो को लोग, या फर्टिलिटी और लिबिडो को एक ही मतलब समझते हैं। ये नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ये सीएनएस पे एक्ट करता है। कौन? टेस्टोस्टेरॉन। और क्या बढ़ाता है? लिबिडो, अर्ज फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और चौथा पॉइंट याद रखना, चूंकि एंड्रोजन है तो ये आपके फेशियल हेयर को मेंटेन करेगा, मेल में दाढ़ी मूंछों को। इसके अलावा आपको मालूम है एक्सियल हेयर को मेंटेन करेगा, इसके अलावा प्यूबिक हेयर को मेंटेन करेगा। और याद रखना यही हार्मोन है जो वॉइस चेंज को भी कंट्रोल करेगा। किसको? वॉइस। और आप सब जानते हो वॉइस चेंज के दौरान मेल की वॉइस लो पिच, हाई पिच की लो पिच। और जितने लोग भी जिम वगैरह जाते हैं, मैंने बोला था पहले तो खाते हैं स्टेरॉइड, क्या खाते हैं, और दूसरा वो एंड्रोजन खाते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन ओवरऑल मसल डेवलपमेंट को भी बढ़ा देता है, मसल डेवलपमेंट को भी बढ़ा देता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी के इस छोटे से पैराग्राफ में लिखी हैं। एक बात भी मैंने बाहर से नहीं लिखी। देख लो अपना बुक। तो मसल डेवलपमेंट घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अब मैं एक साथ इतनी चीजें पूछूं तुम घबरा जाओगे। तो पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो,
फिर स्पर्मेटोजेनेसिस ले लो, फिर लिबिडो ले लो, फिर फेशियल हेयर ले लो, फिर वॉइस चेंज ले लो, और उसके बाद क्या ले लो, मसल डेवलप। और मसल डेवलपमेंट क्यों करता है? बिकॉज इट इज एनाबोलिक हार्मोन। बोलो क्या? और एनाबॉलिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ये बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा देगा और लिपिड का फॉर्मेशन भी बढ़ा देगा, स्टार्च का नहीं। स्टार्च इज द प्लांट प्रोडक्ट, और हम लोग एनिमल है कि प्लांट है? एनिमल, तो हमें स्टार्च बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे काम लिखे हैं, पैराग्राफ को दोबारा देखो, तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम्हें लगेगा सर ने ज्यादा लिखा दिया। ज्यादा नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन योर बुक। क्या आप बिना देखे बता पाओगे? हाँ बताओ। एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकले, एक कौन? LH, दूसरा FSH। पहला कौन काम किया? LH। किसी का दूसरा नाम? ICSH। शाबाश, ICSH। इंटरस्टिशियल सेल। क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल याद है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की सेल का नाम लीडिंग सेल है, इन्हीं का नाम इंटरस्टिशियल सेल। कौन एक्ट किया? LH। LH ने क्या निकाला? टेस्टोस्टेरोन। बाकी काम किसने किया? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने क्या क्या किया याद है? हटा दें इसे, लिखोगे भाई। 4 हेडिंग बनाई है, 1 2 3 4, चारों कंप्लीट करनी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां से? एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशियल, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, सबका डेवलपमेंट बढ़ाएगा। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस along with FSH, और कहां जाएगा? CNS, अर्ज पैदा करेगा, लिबिडो बढ़ाएगा। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट याद है? बोलो। हाँ, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, कोई भी हेयर बढ़ाएगा, वॉइस चेंज करेगा, मसल डेवलपमेंट बढ़ाएगा, एनाबोलिक, कैटाबोलिक क्या है ना, एनाबोलिक। जाने कितना हवा बना रखा है, खत्म हुआ? याद रखना, दे आर द है ना, दीज आर द फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन किस ग्लैंड पर डिपेंड करता है? पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर के एंटीरियर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन की दो, एक कौन? FSH, LH। अच्छा बेटा, दूसरा गोनेड है ओवरी, और ये स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लंग्स। बिल्कुल सही बात है। इट इज नोन एज यूटेरस। यस यूटेरस बहुत हॉली प्लेस है। हम सब ने इस जगह पर 9 महीने गुजारे, तो मजाक करने के पहले बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि ये गाली हमारी मम्मी तक भी जाएगी। तो आप कोई ऐसी चीज ना करें, क्योंकि मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं जिससे मुझे बुरा लगे और मैं क्लास को में तुमको भगा दूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट इज अ यूट्रस। यूट्रस के बाद यहाँ पर है सर्विक्स। फिर से बोलो क्या? सर्विक्स। और ये क्या है बेटा? वेजाइना। यू नो दैट इस यूट्रस वाले पार्ट पर ही बेटा प्रेगनेंसी सेटल होती है। ओके, याद रखना। इसके बाद ये ट्यूब है फेलोपियन, और फेलोपियन ट्यूब के बाद ये फंडिबुलम, और ये क्या है? फिम्बरी। फिम्बरी के पास एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है गोल गोल, दैट इज नोन एज ओवरी। तो बताइए ओवरी कितने पेयर? 2 पेयर नहीं, 1 पेयर। कितने नंबर? तो बताओ टेस्टिस भी कितने थे? 2। कितने पेयर? अरे तो बताओ, 1 पेयर ओवरी है, टोटल 2 ओवरी है, और ये ओवरी का फॉर्मेशन आपके फीमेल में बिफोर बर्थ से, बर्थ के पहले से हो चुका है, और बर्थ के पहले इनके अंदर है फॉलिकल। फिर से बोलो, फॉलिकल। बहुत आसान टॉपिक। इस ओवरी के अंदर फॉलिकल्स पड़े हुए, फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स फीमेल तब से लेकर के बैठी है जब वो मां के पेट में थी। ये फॉलिकल फीमेल के पेट में है, लेकिन कब से? जब से वो अपने मां के पेट में थी, पैदा नहीं हुई थी। और ऐसे फॉलिकल का नाम है प्राइमरी फॉलिकल।
सच बताएं तो प्रीमोर्डियल है, लेकिन एनसीईआरटी प्राइमरी बोलती तो हम प्राइमरी बोलते हैं। ये सब ना, और बिटिया पैदा हो गई। बिटिया पैदा होने के बाद ये फॉलिकल चुपचाप पड़े रहे, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉलिकल पड़े रहे। और ये फॉलिकल ओवरी में इनएक्टिव रूप में पड़े रहे। और कब तक पड़े रहे? जब तक प्यूबर्टी ना आ गई। क्या ना आ गई? और जब तक प्यूबर्टी ना आ गई फॉलिकल यहीं पड़े रहे बेटा। और इन फॉलिकल का नाम बोलो क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। फिर से बोलो। और जैसे बेटा प्यूबर्टी आई, एक ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी, एंटीरियर की पोस्टीरियर, एक पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड है। मैं कितनी बार लिखूंगा मैं खुद ही नहीं जान सकता। यस और नो? बताओ। आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते ही हैं। एक का नाम FSH, मैं पहले एक एक उठा रहा हूं। एक का नाम, दूसरे का नाम LH। व्हाट इज FSH? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। भाई साहब ये अपने आप चिल्ला रहा कि मैं फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो मैं इनसे पूछूंगा तुम काहे स्टिमुलेट कर रहे हो? बोले हम इसलिए स्टिमुलेट कर रहे हैं कि ये फॉलिकल सोया है। कब से? माँ के पेट से, और अभी तक जगा। तो हमने कहा अच्छा स्टिमुलेट करो। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ, मैं उधर बनाऊंगा क्योंकि उधर जगह ज्यादा मिल जाएगी। फॉलिकल जैसे ही स्टिमुलेट हुआ, किसने किया? FSH ने। तो सुनो, तो बेटा प्राइमरी फॉलिकल याद रखना। दिस प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब हो गया प्राइमरी। दिस प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी। फिर से बोलो। सेकेंडरी विल चेंज इनटू टर्सरी। बोलो। तो टर्सरी फॉलिकल, बोलो। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से ग्राफियन। फिर से बोलो। GF, इट इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ऐसे याद रखेंगे GF। व्हाट इज GF? ग्राफियन फॉलिकल। तो किसने ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचाया? FSH। और भाइयों बहनों, जैसे ही FSH ने किसी भी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया, तो वो फॉलिकल पहले बना प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के समय से ही इसके चारों तरफ थीका पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? थीका। याद रखना, थीका। दे आर नोन एज थीका फॉलिकुलाई। फिर से बोलो। तो फॉलिकल में पाया गया थीका, इट इज नोन एज थीका फॉलिकुलाई। और इस थीका से एक हार्मोन निकलने लगा, एस्ट्रोजन। फिर से बोलो। एस्ट्रो का मतलब ही होता है फीमेल। फिर से बोलो। फीमेल का हार्मोन, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन। बताइए टेस्टोस्टेरोन को कौन बनाना था? LH। एस्ट्रोजन को FSH। फुल फॉर्म सुनो। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करेगा? किस फॉलिकल को? प्राइमरी फॉलिकल को। क्यों? क्योंकि ये तब से पड़ा है जब से बिटिया पैदा होने के बाद एक्टिव हुआ कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। 10-12 साल तक इनएक्टिव। पहली बार एक्टिव हुआ 12 साल के समय पर प्यूबर्टी आने पर, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो हार्मोन निकाले, एक LH और एक FSH। FSH कहाँ गया? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी को क्वाटरनरी। और ये कहानी 28 दिनों में 14 दिनों तक चलती रही। सबको मालूम है किस साइकिल का नाम ले रहा हूं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर 28 दिन में पहले 14 दिनों तक केवल यही चलता है। प्राइमरी किसमें? सेकेंडरी किसमें? टर्सरी, टर्सरी किसमें? ग्राफियन। और क्या निकलता रहता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 14 दिनों तक जो एस्ट्रोजन निकल रहा है, ध्यान सुनना, ये एस्ट्रोजन फीमेल कैरेक्टर पैदा करता है। फीमेल कैरेक्टर पैदा करता है। और फीमेल कैरेक्टर में क्या क्या पैदा करता होगा? ध्यान सुनो। पहला तो इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है। फीमेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वन थिंग। दूसरा, फैट डिपोजिशन पैटर्न बदलेगा। फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, फीमेल का फैट डिपोजिशन बॉडी में एकदम डिफरेंट है, अलग तरीके से होगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू होगा, वॉइस चेंज चालू होगी। यस, वॉइस चेंज में क्या वॉइस चेंज आएगा? बोलो। लो पिच की हाई पिच, हाई पिच।
यानी फीमेल की वॉइस हाई पिच होने लगेगी। और एक बात याद रखना, ये सारे काम होने लगेंगे आफ्टर प्यूबर्टी, और इवन एक साइकिल भी चालू हो जाएगी। नाम बताओ। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इस हार्मोन का रोल है। खुद मेंस्ट्रुअल साइकिल से बनता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल भी करता है। और इस तरीके के डेवलपमेंट चालू हो गए तो फीमेल पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट स्टार्टेड। अच्छा, इस 14 दिन तक आते आते एलएच हार्मोन बढ़ा। कौन हार्मोन? एलएच। और एलएच हार्मोन गया ग्रेफियन फॉलिकल के पास। किसके पास? और उसने ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया। किसको? बताओ। ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर किया, और रप्चर करने के बाद यहां से ओवम निकाला जिसका नाम है सेकेंडरी oocyte। बोलो। तो बताओ, फॉलिकल पूरा आ गया कि ओवम आ गया? इसका मतलब मरा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल पीछे छूट गया। और ये मरा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल इट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस का मतलब ही होता है डेड बॉडी, और ल्यूटियम का मतलब पीला। बोलो। तो जो पीले कलर की डेड बॉडी पड़ी है वो किसकी है? ग्रेफियन फॉलिकल की। और ल्यूटियम शब्द आज के बाद जब भी मिले, ल्यूटिया, इसका मतलब होता है येलो। इसीलिए इस हार्मोन का नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोलो क्या? यानी ग्रेफियन फॉलिकल को ग्रेफियन रखेगा कि पीला कर देगा? और पीला तभी होगा जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। फिर से बोलो। और पीछे कौन छूट गया? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर से बोलो। और ये कॉर्पस ल्यूटियम अगले 10 दिनों तक, 7 से 10 दिनों तक एक हार्मोन निकालता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन। नाम से ही है प्रोजेस्टेरॉन। प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब प्रायर, प्रायर मतलब पहले, जेस्टेरॉन मतलब प्रेगनेंसी, जेस्टेरॉन मतलब प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के पहले का हार्मोन है। यानी वो हार्मोन है जो कहेगा प्रेगनेंसी आई तो जिम्मेदारी मेरी है, मैं मेंटेन करूंगा प्रेगनेंसी को। और इसलिए प्रोजेस्टेरॉन जाएगा यूट्रस में। कहां? और यूट्रस में ब्लड वेसल्स बढ़ाएगा। बोलो। और थिकनेस बढ़ाएगा। किसकी? एंडोमेट्रियम। बोलो किसकी? फैटी टिश्यू डिपोजिशन बढ़ाएगा, क्योंकि इसे याद है कि अगर प्रेगनेंसी आई, क्या आई? अगर प्रेगनेंसी आई तो ये यहाँ सेटल होगी, और इस बच्चे को नरिशमेंट चाहिए होगा थ्रू प्लेसेंटा। तो बताओ, एंडोमेट्रियम हैवी होनी चाहिए, ब्लड फुल होनी चाहिए, नरिशमेंट होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं आई, प्रेगनेंसी, तो प्रोजेस्टेरॉन कहेगा कि कोई कारण नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे। कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा कि खत्म? प्रोजेस्टेरॉन कम। और जो बॉल मोटी हुई थी वो मोटी रहेगी कि ब्लीड कर जाएगी? ब्लीड, रप्चर होकर ब्लीड कर जाएगी। दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल। बोलो क्या? मेंस्ट्रुअल। ये 14 दिनों के बाद अगले 14 दिनों तक चलेगा। अगले 14 दिनों के आखिरी 3 दिन, आखिरी क्या होगी? ब्लीडिंग। और इसी को बोले 28 दिन की साइकिल, नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी से कितने हार्मोन निकले? 2। एक कौन? एस्ट्रोजन, और एक प्रोजेस्टेरॉन। कौन पहले 14 दिनों में ज्यादा? एस्ट्रोजन। कौन बाद में? 14 दिनों तक कि 7 दिनों तक? 7। पहले 14 दिनों में ये ज्यादा, अगले 7 दिनों तक ये ज्यादा, और अगले 7 दिनों तक दोनों कम। और तब क्या हो गया? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्लीज हंसिएगा नहीं, और प्लीज कोई भी मिमिक मत करिएगा। दैट्स व्हाई फीमेल हैव मूड स्विंग्स। फीमेल में मूड स्विंग्स होने का बायोलॉजिकल कारण ये है क्योंकि उनके 28 दिनों के अंदर कई बार हार्मोन घटते और बढ़ते हैं, और ये घटना बढ़ना हार्मोन ब्रेन को असर डालता है। इसी वजह से फीमेल कभी बहुत खुश होती हैं, कभी अचानक चिड़चिड़ी होती हैं, कभी बहुत गुस्से में होती हैं। इट इज नॉट लाइक कि ये इनको क्या हो गया। कभी कभी मम्मी तुमको बहुत डांटने लगती है, तुमने कहा मम्मी आज हो क्या गया? प्लीज डोंट आस्क देम, बिकॉज यू हैव टू नो, बीइंग अ मेल आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपके साथ बॉडी में ये नहीं हो रहा,
क्योंकि आपके साथ कांस्टेंट टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, इसलिए मूड स्विंग हो रहा है फीमेल का। ये है फीमेल जो इनका इमोशन घट और बढ़ सकता है। लेकिन एक भयानक बदतमीज आदमी जो हमेशा बदतमीज रहेगा वो कौन है? मेल। क्योंकि इसमें घटने बढ़ने का नहीं, इसकी बदतमीजी कांस्टेंट है। द हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। यू नो दैट? यस, एक हार्मोन जो सीएनएस में हमेशा लगा रहेगा वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज वी डू नॉट हैव द साइकिल, we do not have the cycle, the female have the cycle, and that's why they have mood swings. You know that? Yes, very good. तो आप लोगों के घरों में, सबके घरों में फीमेल है, लेडीज है, मम्मा है, बहन है, सब है, and try to understand this just because it is a purely biological process, purely biological process, and everything, हर चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। तो हार्मोन का कम और ज्यादा होना कौन ज्यादा भोग रहा है? मेल की फीमेल? फीमेल। और वो भी इसलिए क्योंकि सृष्टि और सृजन की क्षमता केवल फीमेल में है, पैदा कर पाने की क्षमता केवल किसमें? फीमेल में। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट द फीमेल। अपने आसपास जो भी फीमेल मिले उसे बदतमीजी से बात मत करिए, रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि हम भी किसी फीमेल से ही पैदा हुए। ये बात और है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी लगता है हमारी माँ है, बड़ा हौली बात है। पर जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की सिस्टर है, वो भी किसी के घर में। इसलिए अच्छा समाज बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा समाज रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। साइंस के साथ अगर मोरल साइंस सीखी जाए तो दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट पैदा हो सकते हैं। हम लोग साइंस पढ़ते हैं लेकिन उसमें बदतमीजियां ढूंढते हैं, बट एवरी साइंस हैव द ग्रेट मोरल साइंस। लेकिन इसमें आप मोरल साइंस नहीं ढूंढोगे। क्यों ढूंढें? बदतमीजी ढूंढेंगे। इट्स अ वेरी हॉली प्लेस। कितने महीने गुजारे हम सब ने? ये बहुत पवित्र जगह है, आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, टेक केयर। आप बताइए, ओवरी से निकलने वाले कितने हार्मोन? 2। एक कौन? दूसरा कौन? प्रोजेस्टेरोन। और एलएच और एफएसएच कहां से? पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी 2 हार्मोन बनाती है, एक कौन? एलएच, एफएसएच। बताओ, और ओवरी कितने हार्मोन? 2। एक कौन? और एक प्रोजेस्टेरोन। अगर मैं दोनों के अलग अलग फंक्शन पूछूं, बता दोगे? चलो, एस्ट्रोजन के फंक्शन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, इसके अलावा फैट डिपॉजिशन, वॉइस से। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन बता पाओगे? क्या ये प्रेगनेंसी के पहले निकलने वाला हार्मोन है? और अगर कहीं प्रेगनेंसी सेटल हो गई होती तो बताओ कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता कि नहीं? नहीं। क्या ये अगले 3 महीने तक प्रोजेस्टेरोन निकालता रहता, जब तक कि क्या ना बन जाता? प्लेसेंटा। और उसके बाद प्लेसेंटा क्या निकालता? प्रोजेस्टेरोन। तो बताओ, प्रोजेस्टेरोन केवल ओवरी से निकलता है? पहले 3 महीना ओवरी, बाद में प्लेसेंटा। हटा दें? चलो, अभी भी लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। तो बताओ, 2 गोनेड्स थे, एक कौन? टेस्टिस, दूसरा कौन? ओवरी। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से निकलने वाले 2 हार्मोन, मतलब कौन? प्रोजेस्टेरोन। और पहले कौन निकलता है? एस्ट्रोजन। 28 दिनों की साइकिल में पहले 14 दिन एस्ट्रोजन, 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, अगले 7 से 10 दिन प्रोजेस्टेरोन, उसके बाद दोनों काम। सिंपल फिनोमेना। यू गॉट इट? नाउ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड हैज बीन फिनिश्ड, केवल एंडोक्राइन